नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर की धरातल पे आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि कल आपको आना था विशिष्ट अतिथि बन के और आपको ही बोलना था। आप आए और मेरे मिलने वालों ने रात में मुझे बहुत मैसेज किए कि हमें आपके पिताजी को सुनना था, लेकिन वहाँ पे इतना शोर था। और कल की विशिष्ट संध्या शायद बोलने की संध्या थी ही नहीं। उन पलों को, उन क्षणों को आत्मसात करने की संध्या थी जब सृष्टि पे प्रथम जल की बूंद अवतरित हुई थी। माँ नर्मदा इस पृथ्वी पे कल के ही दिवस, कल के ही तिथि, कल के ही क्षणों में आई थी। तो कल की संध्या को मैंने सिर्फ एक सांकेतिक बनाया था कि कल के दिन हर पुत्री अपने पिता से कहीं ना कहीं, किसी ना किसी धरातल पर जुड़े। तो एक तरीके का वो एक संदेश देना था सबको कि कितना अच्छा वो एक सामंजस्य भरा प्रेम पूर्ण रिश्ता होता है। क्योंकि आम तौर पर हम माँ और बच्चे, माँ और संतान के संबंध की बात करते हैं। इसमें वो पिता कहीं ना कहीं विलीन रहता है जो सच में उस बच्चे की भी धरातल होता है, उस परिवार की भी धरातल होता है और उस समाज की भी धरातल होता है। और वो अपनी मौनता से, अपनी सौम्यता से ही कुछ ना कुछ कार्य ऐसे करता रहता है जो कहीं ना कहीं विलीन भी होते रहते हैं और दिखता भी नहीं है। तो कल की संध्या हर उस पिता के लिए समर्पित थी जो अपने अपने घरों को संभाल रहे हैं, लेकिन बहुत भावनात्मक स्तर पे ना आपको दिखा पाते हैं अपने आप को, और ना लोग उनके भावनात्मक स्तर को देख पाते हैं। तो आज बिना देरी किए हुए हमें आपको सुनना है। तो सबसे पहले एक और आपका धन्यवाद करती हूँ कि मेरे 1 करोड़ के वृक्ष की मुहिम में आपने प्रथम आहुति 2.5 लाख वृक्षों की लगाई। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सारे लोग जुड़ने वाले ये जानना चाहते हैं कि कल आपने क्या क्या किया और उस वृक्षों की मुहिम को कैसे प्रारंभ किया और कहाँ से प्रारंभ किया। आवाज आ रही है आपको? अब आई, अब आई। हाँ, तो कल की दिनचर्या आप बताइएगा। आपने जो 2.5 लाख वृक्षों का संकल्प लिया है, उस मुहिम में आपने कहाँ से प्रारंभ किया है? कल क्या किया आपने? ऐसा है, एक तो तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं। जल के बाद जो वृक्ष की मुहिम तुमने चलाई, इसके लिए हमारा मन भी बड़ा गौरवान्वित है, मन बहुत प्रसन्न है। और मतलब वास्तव में अब क्या कहें, तुम पर कभी मतलब तुम पर अभिमान होता है इस बात का कि तुमने एक समाज की बहुत जरूरी मुहिम के लिए अपने उसमें बनाया। ये तो जानती हो कि हम कोई संकल्प लेते हैं अपने साथियों की दम पे, अपने मित्रों के सहयोग से, हमारा कोई संकल्प कभी अधूरा नहीं होता है। बिल्कुल। और इस संकल्प में तुम्हारी भावना जुड़ी हुई है, इसलिए संकल्प के प्रति हम और ज्यादा गंभीर हैं। जब प्रथम आहुति की बात है तो तुम्हें और तुम्हारे जो सहयोगी हैं उन्हें ये महसूस होगा कि प्रथम आहुति बहुत कायदे से, बहुत ढंग से हुई। हमने कल ये किया, एक हमारे यहाँ मसूदनाचार्य जी हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनका एक आश्रम, उसमें हमने छायादार वृक्ष लगाएगा। हमारा एक सोच ये है कि जितने आश्रम है वहां एक आम व्यक्ति को छाया भी मिलती है और वहां फल भी मिलते हैं। वहां निराश्रित लोग भी जाते हैं, वहां उपासक लोग भी जाते हैं, वहां आम बच्चे खेलने भी चले जाते हैं, कुछ लोग धार्मिक दृष्टि भी वहां जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य, हमने ये अपना उद्देश्य बनाया कि सबसे पहले हम जितने भी आश्रम हैं उनमें फलदार और छायादार वृक्ष लगाएंगे। इसके अलावा अपनी विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी जनपद में हमारे जो सहयोगी लोग हैं उनको भी हमने कहा कि सबसे पहले जो बहुत कमजोर तबके के लोग हैं उनके यहाँ हम वृक्ष लगाएंगे फलदार, कि उनके बच्चे फल खाएं, उनके अंदर ये अकुलाहट ना रहे कि फल हम कैसे खा पाए, खरीद के नहीं खा सकते हैं। उनके दरवाजों पर हम फल लगाएंगे
और उन्हें भी बड़ी वृक्ष को संजो के रखने की एक लालसा होगी। तो हमारा भी लक्ष्य पूरा होगा, हमारा वृक्ष सुरक्षित भी रहेगा। कुछ बातें जो हैं, जो कि वो बहुत सौम्य व्यक्तित्व है उनका और बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी बातों को, बहुत अगर वो अंश भर बताते हैं तो इसका मतलब है समंदर भर कर चुके होते हैं। तो मेरी इस प्रथम जो कल की शपथ थी, मैं आप सबको अवश्य साझा करना चाहूँगी उनके सामने ही, कि ये सिर्फ कल की शपथ नहीं थी। इस प्रोजेक्ट पे बाकायदा काम चल रहा था 3 महीने से, पेपर पे भी, दिमाग में भी, और हर छोटी से बड़ी चीज़ मैंने पिताजी से ही डिस्कस की और बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ के लिए सहयोग किया। और प्रथम तल पे हालांकि थोड़ा सा स्वार्थी होके ही उन्होंने मेरी मदद की, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 2.5 लाख वृक्ष तो वो लगवाएंगे ही, लेकिन इसके अलावा वो अपनी ज़मीन देंगे उस पौध को बनवाने के लिए। और उस पौध को बनवाने के लिए जो वो ज़मीन मुझे उधार दे रहे हैं, उसका वो मुझसे कोई शुल्क नहीं लेंगे, उसके लिए आभार। पर इसमें उनका स्वार्थ ये निहित है कि वो चाहते हैं कि उनके वो लोग जो उन गाँव में हैं, जो कहीं बाहर शहरों में काम करते थे बट कोरोना काल में वापस आ गए हैं, और अब अभी भी वो इतने भय से भरे हुए हैं कि उनके घर वाले उनको शहरों में नहीं भेज रहे हैं, तो वो पौध तैयार करने के लिए वो उनको रोजगार देंगे ताकि उनके घर की रोटी चले और मेरा संकल्प पूरा होता रहे। तो इतनी विराट सोच मुझे लगता है ऐसे ही व्यक्ति की हो सकती है, जो हर समय वो एक माला जप रहा हो अपनी जनता के लिए। एक प्रश्न मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, और ये प्रश्न एक आध्यात्मिक लड़की नहीं कर रही है, एक पढ़ी लिखी सुलझी हुई और एक व्यवहारिक स्त्री का आपसे प्रश्न है। 2.5 लाख आपके यहाँ वोटर है शायद, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? 4 लाख। अच्छा, तो 2.5 लाख 4 लाख जो मतदाता संकल्प, अच्छा वही 4 लाख आपके यहाँ मतदाता है, जिसका एक एवरेज लगाते हैं कि उसमें एक घर में 2 लोग तो मिनिमम होंगे। उस एवरेज से अगर मैं एक औसतन एक बात लगाऊं कि 2.5 लाख का आपने संकल्प लिया है, तो 2.5 लाख में बहुत से विरोधी भी होंगे, आपके सारे वोटर तो नहीं है। तो वृक्ष की मुहिम में आपने उन घरों को क्यों संकल्पित किया जो कई बार आपका सामने से विरोध करते हैं, जिन्होंने, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कभी आपको वोट नहीं दिया, कुछ ऐसे भी हैं जिनके यहाँ बिल्कुल भी आना जाना नहीं है। तो क्या कारण है कि इस मुहिम में कहीं भी राजनीतिकरण नहीं हुआ? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? आज मेरे यहाँ तो सिग्नल पूरे हैं और उनके यहाँ सिग्नल नहीं है, और मुझे इस प्रश्न का उत्तर इसी धरातल से उनसे जानना है, क्योंकि शायद व्यक्तिगत तौर पे इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिलेगा। हेलो नर्मदे हर, अभी वो जुड़ेंगे तो मैं वापस से ये प्रश्न करूंगी, क्योंकि आपके माध्यम से ही मुझे उत्तर मिलना है। आपको आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। मेरा प्रश्न था कि 4 लाख वोटर है, अगर हम एक औसत निकालें तो हर घर में 2 लोग तो होते ही हैं। तो 2.5 लाख की मुहिम में कुछ ऐसे भी घर हैं जिन्होंने कभी आपको वोट नहीं दिया, कुछ ऐसे भी घर हैं जो आपसे बहुत राजनीतिक कट्टरता रखते हैं, कुछ ऐसे भी घर हैं जो जिनके लोग आपकी तरफ आपसे मिलना नहीं चाहते होंगे। तो उन घरों को छाव देने का क्या मतलब, और उन घरों तक वृक्ष कैसे पहुंचाएंगे और क्यों पहुंचाएंगे? हम तो निसंकोच उनके पास जाएंगे। जब प्रकृति हमें वर्षा देती है तो कहीं कोई जाति, बिरादरी, धर्म, पार्टी देख के नहीं देती है। तो ये हम भी एक सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और इसमें एक बात कहना चाहेंगे, हर रहे गुजर पे शम्मा जलाना है अपना काम, तेवर हवा के क्या है ये मैं जानता नहीं। बहुत सुंदर। हमें अपना काम करना है उनके लिए। पर फिर भी दिमाग में ये आ सकता था ना, अगर मैं आपकी जगह होती तो मेरे दिमाग में यही आता, मान लीजिए मैं आध्यात्मिक लड़की हूँ और मैं वृक्ष लगाने निकली हूँ, और एक आश्रम का
जो भी स्वामित्व प्राप्त व्यक्ति है वो मुझसे थोड़ी कट्टरता रखता है, मुझे पसंद नहीं करता, तो मैं बजाय उनको वृक्ष देने के उस आश्रम में 4 अधिक दूंगी जो मुझे पसंद करते हैं। तो आपके दिमाग में ये क्यों नहीं आया कि उन 2.5 लाखों को प्रत्येक आपने एक घर क्यों चुना? आप वही 1 लाख चुनते और बजाय उनको 1-1 देने के उन 1.5 लाख को 2-2 3-3 देते। इतना संतुलन कैसे राजनीतिक जैसी धरातल पे बना पाए? हम जब वृक्ष लेके जाएंगे होगा कि सबसे कमजोर आदमी के लिए वृक्ष मिले। हमारा सहयोगी कोई बहुत अमीर हो सकता है, वो बाग लगवा सकता है पूरा, एक बहुत कमजोर आदमी है जो एक पेड़ लगवाने की स्थिति में नहीं है, वो उस पेड़ को अपने सीने से लगा के चलेगा, उसे बचाएगा। कल भी हम आश्रम में जब गए वृक्ष लगाने तो वहां संत लोग मिले, उनकी इतनी लंबी प्लानिंग सुन के हमारा मन बहुत हर्षित हुआ। उन्होंने कहा कि ये पेड़ इधर लगेगा, इस पे ये करेंगे, इन पेड़ों पे आंवला आएगा, मतलब वो हमारी प्लानिंग को समझ रहे थे कि यहाँ पे तो कमरे बनेंगे। तो ये बड़ा अच्छा लग रहा था, कम से कम हमारे प्रयास को वो लोग कितनी सराहना कर रहे हैं, कितना उस पर अपना सपने संजो रहे हैं। ऐसे एक गरीब व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, उसे एक आम का पेड़ बहुत मुश्किल है, तो उसकी खुशी क्या होगी? उसकी खुशी के आगे हमारा कोई दूसरा और खुशी हमें नहीं मिल सकती है, उसके चेहरे की खुशी देख। तो इसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि इस 2.5 लाख का संकल्प हमेशा की तरह पाठक जी उन्हीं के लिए पूरा करेंगे, जैसे कुछ व्यापारियों की आपने आवाज उठाई, कुछ शिक्षा मित्रों की उठाई, कुछ प्रवासी मजदूरों की उठाई, आशा बहनों की उठाई, या हर उस तबके के, हर उस वर्ग में भी जो बहुत ही परेशान, वंचित और ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज आप बने, तो मुझे लगता है कि वृक्ष भी उन्हीं के घर पहुंचेंगे और ये कहीं ना कहीं माँ नर्मदा के तट पे लिया हुआ संकल्प और अच्छे से फलीभूत होगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ घर, कुछ झोपड़ी ऐसी हैं जिनको फलों का मतलब ही नहीं पता है। मैं नहीं कहती कि कल रोपण करेंगे और परसों फल आ जाएंगे, पर अगर उन बच्चों को समझा दिया गया कि हम इसकी रक्षा करेंगे और कल फल आएंगे, तो कम से कम आने वाली पीढ़ी जो उस गरीबी से, जो उस आर्थिक स्थिति से जूझ रही होगी, उसे अपने आंगन में ही वृक्ष मिलेंगे। और आज आपने अपनी बातों से मुझे भी एक ये तरीका बताया कि मैं अपने हाथों से जो भी वृक्ष दूं वो कम से कम झोपड़ी वालों को दूं, कच्चे मकान वालों को दूं, ऐसे आश्रमों को दूं जो किसी तरह से आने वाले अतिथि को चाय पिला पा रहे हैं, चाय के भी पैसे नहीं हैं, तो वो कहाँ ये फल फूल और फुलवारी को ध्यान से रख पाएंगे। बहुत मुझे लगता है, मैं क्या बोलूं अपने जुड़ने वालों के लिए, आप समझ सकते होंगे पापा की बातों से कि मैं जो भी हूं उनकी और अम्मा की वजह से हूं। और ऐसी सोच के बाद अगर मैं ऐसे कृत्य नहीं करूंगी तो कहीं ना कहीं मैं अपने संतान होने की या उनके अंश होने की वजह को पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो मेरे ऊपर हमेशा एक ये दबाव रहता है कि मैं एक ऐसे पिता की पुत्री हूँ, एक ऐसी माता के का अंश हूँ जो सदैव ऐसे ही कृत्यों में रहती हैं, ऐसा ही सोच रखती हैं। आप देखिए कल भी उन्होंने जो वृक्ष लगाए, तो जैसे कि मैंने कहा है कि वो बहुत अपनी बात को कह नहीं पाते, तो कल के जो वृक्ष थे वो प्रथम वृक्ष लगा था मेरे दादी बाबा की समाधि पे, क्योंकि पापा को लगता है कि उन्हीं की छांव में हम पले बड़े हैं, तो प्रथम छांव उसको दी जाए जिसकी छांव में हम पले हैं। दूसरे वृक्ष लगे थे दूसरे स्तर पे आश्रम में, वो आश्रम जो वहाँ के स्वामी जी ने बड़ी मेहनत से बनाया है, बहुत छोटी जगह है दातागंज, और एक धर्म और संस्कृति की अलग मिसाल वहाँ पे बनाई है। तीसरे स्तर पे जो लगा था वो लगा था हमारे खेतों के पास। वो कहते हैं कि जिस खेत से हमारे गेहूं आते हैं, हमारा धान आता है, उस स्थान को भी बहुत आवश्यकता होती है छांव की। और चौथे और पांचवें स्तर पे कुछ सिद्ध और मंदिरों के लगे थे, जिन मंदिरों में अब बहुत आवाजाही नहीं होती है, लोग अब संकुचित हो गए हैं, घरों में मंदिर बना लिए हैं। तो ऐसे 5 स्तर पे इतने सार्थक स्थानों को उन्होंने चुना है, और मुझे भी वो समय समय पर समझाते रहते हैं कि कैसे संकल्प लिया। हालांकि ये पहली बार है जब मैंने पिताजी से कुछ मांगा था,
और अगर मैं उनसे कहती कि नर्मदा में आके आप वृक्ष लगाइए, तो ये मैं जानती हूँ ये वो कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे ये बोला कि बेटा अगर हवन कर रहे हो और पूर्ण आहुति देने वाले हो और उस हवन से तुम्हारा कोई बहुत बड़ा संकल्प पूरा हो रहा हो और उसी क्षण कोई दरवाजे पर परेशान मजबूर शरणार्थी आया हो, तो तुम 2 पल को हवन छोड़ना, उसके भाव को थोड़ा सा पढ़ना, उसे थोड़ा ढांढस देना, उसकी हिम्मत बढ़ाना और उसका कार्य पहले करना। उनकी दृष्टि में पाप और पुण्य का मतलब सेवा ही है। तो कभी भी अगर मैं उनसे कहती कि जनता के दूर आओ, आप 2000 किलोमीटर मैया के तट पे लगाएंगे, या अभी भी मैं उनको बोलूं कि वहां गंगा के तट पे लगाइए, तो वो उसी इलाके की गंगा चुनेंगे जिस इलाके में उन्होंने देखा है कि उनके लोग परेशान हैं। क्योंकि पिताजी का मानना है कि पहले उन बच्चों को पालो जिन्हें आप गोद ले चुके हो। आपने जिन्हें गोद ले लिया है उन बच्चों पे खाने को नहीं है, और आप जा जाके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों के बच्चों को आडंबर के तौर पे, दिखावे के तौर पे कुछ ना कुछ दे रहे हो। इस सोच से बहुत बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे लगा ये सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी जनता के पास उनको वापस भेजने का एक तरीका दे दिया जाए, और मुझे लगता है समय समय पर वो लगाते रहेंगे। वहाँ पे कोरोना तो थोड़ा कम हुआ होगा। जब मैं ओमकारेश्वर आई थी तो मेरी सारी परिक्रमा आपके कोरोना से धूमिल हो गई थी। कोई मेरी परिक्रमा की बात नहीं कर रहा है, हर व्यक्ति आपकी बात कर रहा है कि पिताजी ने बहुत कार्य किया। तो आपके कोरोना काल में की गई सेवा नर्मदा के एक एक घाट तक पहुंची है, एक एक लहर तक पहुंची है, एक एक बहाव तक पहुंची है। तो वो सेवाएं अभी भी आप दे रहे हैं? बिल्कुल चल रही है। अब कोरोना तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कुछ साप्ताहिक बाजार लगते हैं, उनमें डिस्टेंस का पालन, मास्क का इस्तेमाल, ये सब बहुत जरूरी है। उनसे जागरूकता उनमें बनी रहे। तो हम बाजारों में जाके लोगों को मास्क बांटते अच्छा, हैं, एक बात और लोगों को मुझे समझाते पूछनी हैं। है कि कोरोना काल में आपने सेवा की, मास्क बांटा, वो सब सही है, लेकिन अब समय ऐसा भी आया है कि आदमी को खाने पे नहीं है, अब उसे मास्क की आवश्यकता नहीं है। तो आप कैसे योजनाएं बना रहे हैं कि उन घरों को रोटी कैसे पहुंचाएंगे? क्या आपका कुछ उसमें प्लानिंग है? नहीं, हालांकि बहुत सत्ता, बहुत शक्ति के स्तर पे अभी आप नहीं है कि कुछ कर पाए, पर आपसे ही मैंने सीखा है कि सेवा हो और जुनून हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कोई प्लानिंग आपने बनाई है उन लोगों के लिए? एक तो हम मनरेगा पे बहुत जोर दे रहे हैं। अच्छा। मनरेगा स्कीम ऐसी है जिसमें थोड़े से प्रेशर बनाने से लोग मान जाते हैं, सच वगैरह उन पर दबाव बनता है, और हम तो जाके गांव में बैठ जाते हैं कि ये करोगे, नहीं करोगे या तो उठेंगे नहीं। तो रोजगार के साधन मिल रहे हैं लोगों को। उनके लिए जो खेत छोटे किसान हैं उनके लिए हम देखते हैं कोई बैंक से सहायता मिल सकती हो, उन्होंने नहीं ली हो, वो उन्हें कराते हैं पूरा समय देके, अपने वॉलंटियर्स लगा के, जिससे कि उनके जीविकोपार्जन आसानी से हो सके। आपने एक कोई जन हस्ताक्षर पोस्टर बनाया है जिसे मैं कभी समझ नहीं पाई, और वो क्या है? मैंने वो पोस्टर घर में देखे थे कई बार, और उससे क्या हो पाएगा, मतलब क्या उसका निष्कर्ष निकल पाएगा? ऐसा है, कई चीजें ऐसी हैं, जैसे ये गरीब खोंचे वाले ठेले वाले हैं, इनका प्रशासन उत्पीड़न करता है। अब कहीं पे उसने सब्जी अच्छी बेची, उसका थोड़ा नाम हो गया, तो उसका ठेला वहां से फेंक दिया। अब वो इतना लोकप्रिय तो है नहीं, दूसरे की उसकी पहचान बने। ये जो अपनी आशा कर्मी है, इनके लिए बीमा जो है, सुरक्षा बीमा कम धनराशि है, डॉक्टर को ज्यादा है, जीवन तो सबका बराबर है। ऐसे ही बिजली उत्तर प्रदेश में बहुत महंगी है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली की रेट कम हो, किसानों की सुविधाएं नहीं मिल पाती है, सरकारी खरीद केंद्रों पर उनका शोषण होता है। हमने एक बार बहुत कस के मांग उठाई थी कि किसान का गेहूं उसके घर से खरीदा जाए, उसमें आंशिक सफलता भी मिली। तो एक जन हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से हम जनता की समस्याएं, जो छोटी छोटी उसकी रोज की समस्याएं हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं
और शासन तक हम भेजते हैं। और मतलब कोई समाज का ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी समस्या उसमें ना हो। यही जन हस्ताक्षर अभियान है। मैं चाहूंगी उस जन हस्ताक्षर अभियान में आप जल शपथ और वृक्ष शपथ भी शामिल करें। हालांकि मैं जानती हूँ आप उन लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं जो दिन भर रोटी की लड़ाई लड़ते हैं, कहीं से भी दिन भर कुछ ऐसा हो कि शाम को अपने बच्चे का पेट पाल सकें। और ऐसे वर्ग के लिए जो कार्य करता है, सृष्टि के लिए उसको सोचना तो हमेशा दूसरे तरफ पे हो जाता है, क्योंकि जिस समय एक बच्चा भूख से बिलख रहा होता है और जिस समय एक वृक्ष सूख रहा होता है और साथ में पानी बह रहा होता है, तो ये तय बात है संवेदनशील मन सामने वाला जो बच्चा चीख रहा है उसकी तरफ ही जाएगा। प्रथम तल पे हम यही लड़ाई लड़ेंगे कि पहले उस बच्चे को जो बिलखता हुआ भूख से है उसको रोटी मिले। दूसरे तल पे हमारा ध्यान उस वृक्ष पे जा पाएगा, क्योंकि वृक्ष और जल मौन होके ही अपनी पीड़ा कह सकते हैं। वो चिल्ला के वृक्ष ये नहीं कह सकता है कि मुझे जल दो वरना मैं सूख जाऊंगा। तो आप अपने तौर पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनकी आवाजें घोट दी गई हैं। अगर सुन बोल भी रहे हैं तो कोई सुन नहीं रहा और सुना भी जा रहा है, तो उस वर्ग को हमने ऐसे वर्ग में रख दिया है कि तुम्हारा काम ही रोना है। नियति ने ही उन्हें सता के भेजा है। और जिसको नियति सता रही हो, जिसको प्रारब्ध सता रहे हो, जिसके प्रति कहीं ना कहीं ब्रह्मांड भी क्रूर हो, आप ऐसे वर्ग के प्रति इतने मानवीय हैं, इतने प्रेममयी हैं, इतने वात्सल्य से भरे हुए हैं। ये कृपा ईश्वर की ही होती है, तभी कोई ऐसे वर्ग के लिए कार्य कर पाता है। तो मुझे लगता है कि मैं तो पुत्री हूँ आपकी, क्या आपको बोलूँ, लेकिन फिर भी चाहूँगी कि आप अपने उस जन हस्ताक्षर में हमारा वृक्ष शपथ, हमारा जल शपथ भी शामिल कीजिए, क्योंकि आज हमें उथले तौर पे दिख रहा है कि आपका वो वर्ग जो वंचित है वो खाने के लिए परेशान है। आने वाले 20 साल बाद हम सब खुद भी इसी वर्ग की तरह ही जल के लिए परेशान होंगे, शुद्ध वायु के लिए परेशान होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि साथ साथ आप ऐसी व्यवस्थाएं भी बनाइए ताकि आने वाली पीढ़ियां, आपके वही बच्चे, वही घर, वही कच्चे मकान वाले, उनको छांव मिले और आने वाली पीढ़ियां उनको शुद्ध वायु उन्हें मिलती रहे, जल उन्हें मिलता रहे। तो आज आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नर्मदे हर पे आपको फिर आमंत्रण दिया जाएगा, समय समय पर मिलेंगे, क्योंकि अब तो हम लोग एक मॉनिटरिंग भी करेगी मेरी टीम जो जगह जगह है कि भाई एक नेता ने 2.5 लाख वृक्ष का संकल्प लिया है। हालांकि वो निष्कलंक नेता है, वादे का पक्का नेता है, अपने व्यक्तित्व, अपने संकल्प, अपने सिद्धांतों को पूर्ण करने के लिए ही जाना जाता है। लेकिन फिर भी मेरी टीम मॉनिटरिंग करती रहेगी कि वो वृक्ष कहाँ लगे, कैसे लगे, कहीं आपने कोई भेदभाव तो नहीं कर दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने ही लोगों के उस पर ज्यादा दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि वंचित वर्ग को ही जरूरत है, शुद्ध वायु और शुद्ध जल की हर नागरिक को आवश्यकता है। और 4 लाख वोटर में अगर आपने 2.5 लाख का संकल्प लिया है तो मुझे लगता है प्रति घर ही आपने एक औसतन उठाया होगा। और माँ नर्मदा से मेरी प्रार्थना है कि आपका संकल्प पूरा हो। और आपने मेरे संकल्प में जो प्रथम आहुति दी उसके लिए नर्मदे हर की पूरी धरातल आपको प्रणाम करती है। और हम फिर किसी दिन फिर से जुड़ेंगे इस धरातल पर। नर्मदे हर। नर्मदे हर।